तो कल हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और आज आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो आप। जी, आपका 9वां क्वेश्चन है। ठीक है? क्या-क्या लिखा है कि उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। आपको उस समांतर श्रेणी का पदांतर, पदांतर का मतलब पद के बीच में अंतर, है ना? यानी आपको डिफरेंस ज्ञात करना है। ठीक है? डी ज्ञात करना है। कह दिया कि 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लो। हम कह देंगे कि 11वां पद 38 दे रखा है ना, यानी मैं लिख सकता हूँ A11 बराबर 38। 11वां पद 38 देने का मतलब ये हो गया ना कि A11 आपको 38 दे रखा है, ठीक है? और 16वां पद 73 दे रखा है, तो A16 बराबर 73 ऐसे लिख दूँ, ठीक है? अब देखो A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 10D बराबर 38। फॉर्मूला होता था, आपको याद हो तो, AN बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ किया मैंने। एन की जगह अगर मैं 11 रख दूँ तो ये हो जाएगा ए प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A11 बराबर हो गया ए प्लस में 10D। तो मैंने क्या किया, A11 की जगह जहाँ पे A11 था वहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस 10D। कोई गलत तो लिखा नहीं, ठीक लिखा है, ठीक है? तो A11 बराबर अगर 38 है तो इसका मतलब ए प्लस 10D बराबर भी 38 होगा। ऐसे ही A16 बराबर 73 है तो A16 की जगह लिख सकता हूँ ए प्लस 15D बराबर 73, है ना? जैसे इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो अगर आप n की जगह 16 लिखोगे तो A16 बराबर 73 है, तो यहाँ पे क्या देगा आपको, a प्लस 15D बराबर 73। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। जब सोल्व करोगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, आपको करके दिखा देता हूँ। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो जब हम समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा देखें। ये है हमारा a प्लस 10D बराबर 38 और ये है हमारा a प्लस 15D बराबर 73, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो कट गया, 10D में से 15D गया, क्या बच गया आपका, माइनस का 5D बराबर 38 में से 73 तो जाएगा नहीं, है ना? 73 में से 38 घटा लो, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, माइनस का 35। डी की वैल्यू आ गई माइनस का 35 बटे में माइनस का 5, 5 सत्ता 35, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी 7। बस समझ में आ गई? तो इस टाइप से अपने ने क्वेश्चन करना था। कर लेंगे क्या? ठीक है, अगर ए की वैल्यू भी पूछता तो ए की वैल्यू भी निकाली जा सकती थी। ये जो डी की वैल्यू आई है इसको मैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेता, ए की वैल्यू आ जाती, लेकिन क्योंकि पूछ नहीं है तो इसलिए हम बस ठीक है, नहीं बताएंगे। ठीक है ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10वां। सारे क्वेश्चन आसान सा नहीं है, मुश्किल नहीं है कोई सा भी। ठीक है, देखो क्या बोल रखा है कि भाई P का मान ज्ञात करो यदि बिंदु A जो कि है 0,2, बिंदु 3,P और P,5 से समदूरस्थ हो। क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है ना A, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर। ध्यान से समझो, लेट्स से कि ये पॉइंट यहाँ पे है 0,2, है ना? अब बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दो पॉइंट से समदूरस्थ है। लेट्स से दो पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट है ये, इसको मैं बी नाम देता हूँ, 3,P, और एक पॉइंट है ये, इसको मैं सी नाम देता हूँ, यह P,5। अब बोला क्या गया है कि ये जो पॉइंट है ना ए पॉइंट की बी पॉइंट से जो दूरी है ये बराबर है ए पॉइंट की सी पॉइंट की दूरी से। समझ रहे हो? समदूरस्थ का क्या मतलब होता है कि भाई इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। पी का मान ज्ञात करो यदि ए जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से समदूरस्थ है। ए जो पॉइंट है इस ए की बी पॉइंट से दूरी और ए की सी पॉइंट से दूरी बराबर दे रखी है, ये मतलब है सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमें ए बी और ए सी इनकी जो डिस्टेंस है बराबर दे रखी है, ब्रैकेट में लिख देना दिया है। ठीक है, ठीक जी। अच्छा, अब ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ए बी की कह दो कि डिस्टेंस निकालो तो किस तरीके से निकालोगे ए बी की डिस्टेंस, बताओ? तो ए बी की डिस्टेंस निकल जाएगी अपनी अंडर रूट
एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, 3 माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, दैट इज नो, प्लस पी माइनस 2 का स्क्वायर, पी माइनस 2 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना आपका, ए सी ये रहा, पी माइनस जीरो का स्क्वायर अंडर रूट लगा देना, पी माइनस जीरो का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, आगे देखो, यहाँ पे 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, पहले तो रूट से रूट काट दो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे बच गया 9 प्लस में, इसको ओपन कर लेते हैं, पी का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 दूनी 8 पी, ऐसे इसमें भी पी स्क्वायर प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 4 प्लस का यहाँ तक माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 8 पी बराबर माइनस का 4, पी की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 4 बटे में माइनस का 8 कट के आ गई 1/2, पी की वैल्यू आ गई 1/2। ये आपकी पी की वैल्यू आ गई, बस में आ गई। ठीक है, अब देखो आप 11वां क्वेश्चन, ये आपका 11वां क्वेश्चन है जी। क्या बोल रखा है कि भाई बिंदुओं पी और क्याऊ को मिलाने वाली रेखाखंड पी क्याऊ को 1:2 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब समझो इसका, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्याऊ। पी पॉइंट लेट से है 1, -2 और जो क्याऊ पॉइंट है वो है -3, 4। अब और क्या है कि पी और क्याऊ को जो रेखाखंड मिला रहा है ना, यानी कि पी क्याऊ जो है, इसको अंतः विभाजित करने वाला जो पॉइंट है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर कोई एक पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है वो, इसको मैं आर नाम देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अब बोला कि ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में लिखा हुआ है ना, 1:2 में अंतः विभाजित कर, मतलब इसके अंदर ही आएगा। ये पी क्या और रेखाखंड के ऊपर ही कोई पॉइंट होगा। अगर बाह्य विभाजित होता ना तो यहाँ पे आता पॉइंट। ठीक है, लेकिन बाह्य विभाजित आपके सिलेबस में है नहीं, तो अंतः विभाजित है तो सिर्फ यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आपको एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, उसके अंदर हमने पढ़ा था, है ना, कि अगर मुझे रेशो दिया हो तो मैं कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता था, कैसे, हम लिख देंगे यहाँ पे आर x, y बराबर होगा, या फिर हमने अलग अलग करके भी निकाल सकते हो आप, जैसे आप इकट्ठा ना निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो x निकलेगा यहाँ से, ऐसे ही आप y भी निकाल सकते हो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x बराबर m1 किसको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं m1, m1 m2, ये होता है आपका x1 y1 x2 y2 xy तो है ही। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, m1 कितना अपना, m1 है 1, x2 कितना है, x2 है -3, प्लस में m2 कितना है 2, x1 कितना है 1, बाय में m1 प्लस m2 इन दोनों का जोड़ यानी 1 + 2। सोल्व कर लो, x बराबर आ गया -3 प्लस का 2 -1/3, ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे, y बराबर m1 कितना है 1, y2 कितना है 4, m2 2, y1 -2 अपॉन में m1 प्लस m2 इन दोनों का जोड़ यानी कि 3। y बराबर आ गया 4 कम 4, 4 में से 4 गया 0/3, दैट इज 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस में आ गई, ऐसे करना था। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 12वां, क्या क्या लिखा है देखो। देखो जी, बोल क्या है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब, एक बार इंग्लिश में देखना पड़ेगा, कई बार हिंदी में शब्द ध्यान नहीं रहते मुझे। ट्रेपीजियम, ठीक है जी। समलंब का मतलब हो गया कुछ इस टाइप क्या करती है वो, समलंब इस टाइप क्या करती होती है ना। इसके अंदर क्या होता है, एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। अब और क्या कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी, ए सी और बी डी ना, ए सी और बी डी, ये दोनों जो विकर्ण है ये परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहां पर ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल दे दी। आपको सिद्ध करना है कि डी ओ सी त्रिभुज और ए ओ बी ये दोनों समरूप हैं। डी ओ सी, डी ओ सी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके, इस त्रिभुज के। ऐसा आपने प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे करेंगे, प्रॉपर लिख के दिखाएंगे। पहले तो कहेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जहां ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ये हमको दिया है। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि डीओसी और एओबी ये दोनों समरूप हैं। त्रिभुज डीओसी समरूप है त्रिभुज एओबी के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए। देखो जी, ये दोनों रेखाएं तो समांतर हैं, है ना। अब अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण बराबर होते हैं भैया, इन्हें हम एकांतर कोण ही तो बोलते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेट्स से इसको एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 मान लूँ, तो एंगल 1 और 2 बराबर है। ऐसे ही ये वाला जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा, सेम रीजन। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एकांतर कोण है, ठीक है ना। और दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तीसरा कोण भी बराबर करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो कोण से भी काम चल जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, जो से त्रिभुज समरूप करने हैं उनको नाम लिख लो, त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी में, इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि यार एंगल एक जो है, एंगल एक जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। रीजन लिख देना, एंगल एक एंगल 2 के बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर होते हैं, है ना। ये भी एकांतर कोण है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भैया एंगल डी, ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर है ट्रायंगल ए ओ बी के। बात समझ में आ गई, आसान था। चलो जी आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13वें पे, क्या क्या लिखा है कि सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। चेक कर लूं वीडियो बन रही नहीं बन रही। हेलो हेलो, चलो ठीक है। क्या बोला कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिज्या के बराबर जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ पहले तो क्वेश्चन को समझने के लिए, बना लिया। अब क्या बोला कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाती है, ऐसा प्रूफ करो। तो ये हमारा केंद्र हो गया जी, है ना। ये मान लेते हैं कि त्रिज्या है,
लेट्स से कि ओ आर, है ना, और ये जी वाई आर एस। हमें क्या दिया कि ओ आर और आर एस बराबर है ना। हमें प्रूफ करना है कि वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनेगा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, अगर मैं इस ओ एस को भी जोड़ दूं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। दिया नहीं हुआ, प्रूफ करना है। इसको लिख देते हैं कि क्या दे रखा है, क्या प्रूफ करना है, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया है जिसका केंद्र ओ है ना, और इस केंद्र पे ओ आर और आर एस ये दोनों बराबर दिए हैं, है ना। ठीक है, लिख देते हैं। ये भी फिर बराबर ही होगा क्योंकि ओ आर ओ एस ये दोनों त्रिज्याएं हैं, आपस में तो बराबर होंगी, और ओ आर और आर एस ये दोनों तो आपको बराबर दे रखी हैं। इसका मतलब ये बन गया अपना समबाहु त्रिभुज, है ना। तीनों भुजाएं बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज में तो हर एक कोण 60 60 का होता ही है, हो जाएगा ऐसे प्रूफ। लिखेंगे कैसे, हम कहेंगे ओ केंद्र वाले त्रिभुज में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, सॉरी त्रिभुज बोल गया मैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ आर ओ एस त्रिज्या है तथा तथा आर एस जीवा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि त्रिज्या और जीवा बराबर है, तो इसका मतलब ओ आर ओ एस और आर एस ये तीनों बराबर दिए आपको। अब लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। प्रॉपर लिखेंगे तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो जाता है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है ना, एंगल इसमें नाम बोला है क्या, आर ओ एस ही कह दो, एंगल आर ओ एस ये 60 डिग्री है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे। अब हमें ये दे रखा है ना कि ये तीनों साइड बराबर है, ओ आर बराबर है ओ एस के, ये बराबर है आर एस के, ये हमको दिया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ओ आर एस, तो त्रिभुज ओ आर एस एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु जो त्रिभुज होता है ना उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी ये एंगल भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो हमें तो सिर्फ यही प्रूफ करना था ना, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल, तो लिख देंगे एंगल आर ओ एस बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। ऐसे कर लेंगे, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो जी आगे चलो। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि यदि टेंजेंट ए बराबर है 1 के तो सिद्ध करो कि 2 साइन ए कोस ए बराबर होगा 1 के। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। टेंजेंट ए अगर 1 के बराबर है, टेंजेंट ए अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो 45 डिग्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई टेंजेंट 45 पे ही एक होता है। ठीक है, तो अब ए की जो वैल्यू आई है इसको मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, 2 साइन ए कोस ए, है ना। तो 2 साइन ए की जगह 45 लिख दिया मैंने, कोस 45 ऐसे। तो 2 का 2 साइन 45 पे होता है अपना 1/√2, कोस 45 पे भी 1/√2 होता है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 एकम 1 √2 के √2 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और आपका 1 आ गया, और हमें 1 ही प्रूफ करना था। आसान था, समझ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15। ये 15th क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि भाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, हमें पता है कि यार साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है,
तो डायरेक्टली आप एक लिख दो यहाँ पे, है ना। चाहो तो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते थे, तब भी एक ही आता। यहाँ पे लिखा है टेंजेंट स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 90, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। टेंजेंट 30 पे होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दिया। कोस 90 पे कितना होता है अपना, जो ये होता है अपना, कोस 90 पे ना 1 होता है, नहीं गलत बोल दिया मैंने। कोस 90 पे कहाँ होता है यार, साइन जीरो जीरो, जीरो होता है फिर ये, जीरो है, जीरो जीरो होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 2 = 2, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, प्लस में 0, तो ये हो गया 2/1/3। अब देखो ऊपर फ्रैक्शन में नहीं है, नीचे वाला फ्रैक्शन में है, तो ऊपर वाले को भी फ्रैक्शन में लिख लो। ऊपर वाले को 2/1 लिख लो, ठीक है, नीचे वाले को 1/3। अगर ऊपर वाले को फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे ना तो कई बार गलती हो जाती है हमसे, तो इसलिए हम दोनों को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अगर नीचे वाला फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाले को भी फ्रैक्शन में लिख लो। अब देखो दोनों फ्रैक्शन में आ गए, अब नीचे वाला ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/1 गुणा में 1/3, ऐसे। तो आंसर आ गया 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन। देखो जी, क्या बोल रखा है कि सिद्ध करो कि सीकेंट 4a माइनस सीकेंट स्क्वायर ए बराबर होगा टेंजेंट स्क्वायर ए टेंजेंट 4a के। कैसे करेंगे देख लो। तो मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, सीकेंट 4a माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, यही है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से, सीकेंट स्क्वायर ए कॉमन ले लूँ, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए बच जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए के सीकेंट स्क्वायर ए से करोगे तभी तो ये आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो एक प्रकार से ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है ना भैया। आइडेंटिटी याद है कि भूल गए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। उसका इस्तेमाल करके मैंने लिख दिया कि अगर एक को उस तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो एक बार इतना ही छोड़ दो इसको, है ना। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट 4a। इसको आगे भी सोल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया जानबूझ के। आर एच एस को इसके बराबर दिखा दूंगा ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए का टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। तो अब तुम यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर नहीं है, सेम ही तो चीज़ है। सीकेंट स्क्वायर है टेंजेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया और हमारा आंसर प्रूफ हो गया। सिंपल, समझ में आ गई, कर लेंगे। अब देखिए, अब 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। मतलब समझो इसका, दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं जो कि क्रमशः है 19 और 9 सेंटीमीटर। लेट्स से कि एक वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। एक वृत्त है ये, इसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर हो। अगर मैं इसकी परिधि निकाल लूं और इसकी परिधि निकालूं, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिधि निकाल के और इसकी परिधि निकाल के अगर मैं जोड़ दूं और फिर उससे वृत्त बनाऊं, बड़े वाला वृत्त बनेगा, उसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेट्स से इसको मैं R3 बोल देता हूँ, समझ गए। ये तो R1 हो गई, ये R2 हो गई, इसको मैंने R3 बोल दिया। इसको भी ऊपर लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ऐसे। समझ में आ गई क्या।
अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रखा है कि इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि बराबर इसकी परिधि के, है ना। अच्छा, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2πr1 प्लस में इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr2 बराबर में इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr3। परिधि का फॉर्मूला तो ये होता है। वैल्यू रख देता हूँ। वैल्यू रखने से पहले काम करते हैं ना, इन दोनों में से 2π कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा ना यहाँ से। 2π कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया r1 प्लस r2, यहाँ पे क्या है 2πr3। तो 2π से एक प्रकार से 2π कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया r1 प्लस r2 बराबर r3, है ना। r1 कितनी है अपनी 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बराबर r3 कितना है, r3 तो पता नहीं, तो ये हो गया 19 और 9 28 सेंटीमीटर बराबर r3। तो इस तरीके से आपकी r3 की वैल्यू आ गई, यानी जो बड़े वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 28 है। बस समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली भी लिखा जा सकता है, वैसे इतना लिखेंगे तब भी ठीक है। प्रॉपरली कहने का मतलब आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं कि पहले पहले वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में r1 बराबर 19, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में r2 बराबर 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18वां। देखो जी, ये 18वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि साइन थीटा बराबर है 4/5, तो आपको 4 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, साइन थीटा बराबर देखा ना 4/5 के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5। तो एक काम करता हूँ, कोस थीटा निकाल लेता हूँ पहले। कैसे, तो हम कह देंगे कि हम जानते हैं, हमें आइडेंटिटी मालूम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका यूज़ कर लूँगा मैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। साइन थीटा 4/5 दे रखा है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 16/25 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। 16/25 को उठा करके यहाँ ले आइए, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16/25। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 16 9/25। इसको फर्दर सोल्व करने पर आपका कोस थीटा आ जाएगा 3/5। पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है ना, तो कोस थीटा आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हो गई, आप इसके अंदर पुट कर दो। तो हमें किसके अंदर पुट करेंगे, 4 प्लस 4 साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जी 4 प्लस 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5। समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, बटे में 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 3/5। ये हो गया, इसको सोल्व कर लो। ये हो गया 4 प्लस 16/5 बराबर 1 प्लस 3/5। ये हो गया 5 चौका 20 और 16 36/5। 5 कम 5 और 3 8/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ये आया 36/8। काट लो, 2 चौका 8 या फिर 4 दूनी 8, 4 निमा 36, 9/2 इसका आंसर आ गया। अब चेक कर लो कुछ मिस्टेक तो ना होगी हमसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही, बाकी कोई गलती हो तो बता देना। समझ में आ गई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19वां। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रखा है कि यदि कोसिकेंट 4 थीटा बराबर हो सीकेंट थीटा माइनस 20 के, जहाँ 4 थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर पता नहीं एग्जाम्पल है, अपनी क्वेश्चन है, वैसा वैसा ये कैसे करेंगे। आपको ये दे रखा है ना,
कोसिकेंट 4 थीटा बराबर दिया है सीकेंट थीटा -20 डिग्री के। ये बात है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोसिकेंट 4 थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ सीकेंट 90 - 4 थीटा। क्यों? क्योंकि सीकेंट 90 आते कोसिकेंट में बदल जाएगा, तो कोसिकेंट 4 थीटा और सीकेंट 90 - 4 थीटा सेम ही चीज़ हुई, बराबर सीकेंट, ये इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब एक प्रकार से ऐसे समझ लो, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे काट के दिखाना नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा हम समझ लेते हैं, है ना। दिस इम्प्लाइज का निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 90 - 4 थीटा इक्वल टू थीटा -20। अब -20 इस तरफ आ गया, ये हो गया 90 + 20 बराबर थीटा -4 थीटा वहाँ चल गया, प्लस का 4 थीटा, ये हो गया जी आपका 110 बराबर 5 थीटा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 110/5 बराबर थीटा, यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री बराबर आ गया थीटा का। आसान था। अब देखो आप अगला 20वां क्वेश्चन। ये कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 30 करने हैं आपको, ठीक है ना। आपने उसमें लिखा हुआ है पेपर में, देख लेना आप। आगे देखो जी, क्या बोल रखा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर और 14 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। एक बेलन है, बेलन बना लेते हैं, ये बन गया जी बेलन, ठीक है। चलो, बन गया। अब क्या बोला कि इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई 4 और 14 मीटर है। इसकी त्रिज्या तो दे दी 4 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो दे दी आपको 14 मीटर, ठीक। अब आपको बेलन का आयतन निकालना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद है, πr² होता है ना, ठीक। कैसे निकालेंगे, प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इसको लेट से हमने r मान लिया, तो ये तो है 4 मीटर। बेलन की ऊंचाई, इसको हमने h मान लिया, ये है जी हमारा 14 मीटर। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने πr²h। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोल के तो 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 4 दे रखी तो 4 × 4 हो गया, एच कितना अपना 14 है ना। मीटर में जानबूझ के नहीं लगाया, क्योंकि मीटर अब लग जाएगा ना। ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 की फिर 22 से गुणा कर लो, ये आ गया आपका 704 मीटर क्यूब। क्यूब कैसे पता चल गया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 21वां। ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी 12 सेंटीमीटर ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते थे, मैंने ए मान लिया। ये आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भैया क्या, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कह लो, एक्स स्क्वायर कह लो, वो तो जो आप मानोगे उसके अनुसार ही बदलती जाएगी वैल्यू ना। √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4, 12 का स्क्वायर 144, तो 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 24, आपका आ गया
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, स्क्वायर लगा दो। आ जाओ अगले पे। 22वां क्वेश्चन। ये 22वां क्वेश्चन है। आपको माध्य निकालना है इसका। तो माध्य निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका लगा लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई वाला। ठीक है, कैसे बनाओगे टेबल, आराम से बना लेना प्यार प्यार से। वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख देना, कितना कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, बस हो गया। यहाँ पे बारंबारता लिखना तुम। बारंबारता कितनी कितनी है, ये है 6, 7, 16 और 10। ठीक है, हो गया। अब सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई ना, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। ये तो आपको एफ आई दे रखी है, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ आई तो आपको दे रखी है, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है ना। इन दोनों को जोड़ के आधा आधा कर दो उनका। 10 और 20 का आधा, 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। बीच का मतलब समझ गए क्या, बीच में तो वैसे 15 नहीं आता है ना, क्योंकि 15 के उस तरफ तो ऐसे कह सकते हो बीच में 15 आता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट बहुत सारे हो गए ना। ठीक है, उलझो मत, इसमें बीच में 15 आता है। इसमें 25 आ गया, इसमें 35 आ गया। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई हो गया। अब सिग्मा अब माध्य का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, उसी के बाद आप निकाल लेना। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है कि आप एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके उसका जोड़ निकाल लो। तो आपको एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, 6 पंजा 30, 15 सत्ता 15 छक्का 90, 15 सत्ता 105, 25 की 16 से करो, 25 दाएँ 250, 25 छिक्का 25 पंजे 125, 25 का 150 है ना, 250 और 150 400 हो गया। देख लेना, कोई मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे। 35 दाएँ 350, इसको जोड़ लो भैया, और एफ आई को भी जोड़ लो, है ना। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, 5 और 3 8, 4 और 4 8, ये हो गया। अब इसको भी जोड़ लो, 16 10 26, 26 और 7, 26 और 7 33 हो गया ना। 33 हो गया, 27 28 29 30 31 32 33, 33 और 6 39 हो गया। तो ये हो गया 885/39, है ना। कट रहा है, पॉइंटों में काट के आना पड़ेगा आपको। देख लें भाई, कुछ गलती तो नहीं है। 26 और 7 कितना हो गया, 27 28 29 30 31 32 33, 33 और 6 39, ठीक है। तो 400 500 600 700 750 850 855 855 865 75, ठीक है ये भी। तो भाग करो, पॉइंटों में लेके आओ चलो। तो 3 से काट सकते थे वैसे इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 27, 3 अट्ठा 24, 3 निम 27, 3 पंजे 15, वापस कट जाएगा, 9 2 11 5 16, अब नहीं कटेगा, 3 पे हो गया बहुत। इसको भाग कर लो 295 को 13 से, तो 13 दूनी 26, 3 बच गया, 5 उतारा, फिर 13 दूनी 26, फिर अपना कितना बच गया, 5 यहाँ पे बच गया, 4 यहाँ पे, 9 बच गया, 0 लगाई, 13 अट्ठा 8 तिया 24, 8 कम 8 तिया 24 10, 13 अट्ठा 104 होता है, 13 सत्ता सत्ते पे जाएगा कुछ, है ना। तो ये पॉइंटों में आ गया आपका 22.7, ये आपका माध्य हो गया। बात समझ में आ गई, बस इतना करके आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां तो हो गया ना, 23वां क्वेश्चन देख लो। क्या बोल रखा है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। एक घनाभ है भाई, घनाभ बना लेते हैं एक बारी। लेट्स से ये घनाभ है।
ठीक है। अब इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोला कि ये 6 मीटर तो लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और इसकी जो ऊंचाई है 2 मीटर है। आपको इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे प्रॉपर्ली। घनाभ की लंबाई जो कि होती है एल, ये कितनी है? 6 मीटर। घनाभ की चौड़ाई जो कि होती है बी, ये कितनी है? 4 मीटर। घनाभ की ऊंचाई जो कि होती है एच, ये कितनी है? 2 मीटर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में इसको। दिखाऊं? लेटरल सरफेस एरिया ये। ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि भैया सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, ना ऊपर का निकालना ना नीचे का निकालना। अब अगर आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मतलब आपने लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर से भी हटा दी, लंबाई गुणा चौड़ाई नीचे से भी हटा दी, है ना। तो ये हो गया आपका वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे आया होगा। ये हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है तो ये फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस में BH प्लस में HL, है ना। लेकिन अब आपने क्या किया? लंबाई गुणा चौड़ाई ऊपर से भी घटा दी, नीचे से भी घटा दी, तो 2LB यहाँ से माइनस हो गया। समझो, अगर आप यहाँ पे 2LB की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता, 2 × LB प्लस 2 × BH प्लस में 2 × HL, और आपने यहाँ से 2LB तो घटा ही दिया, तो एक प्रकार से ऐसे कट जाता, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है ना। ये फॉर्मूला ऐसे आया था, समझ में आ गई क्या? क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहते भैया, आपको लॉजिक पता होना चाहिए उसके पीछे का। इस फॉर्मूले को और छोटा कर सकते थे, 2H कॉमन ले लेते हैं, L+B आ जाता। या तो आप याद रख लेते हैं कि भैया ये फॉर्मूला होता है ना। याद ना रहे तो निकाल के देख लेना। अब हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मूला है किसका? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। वैल्यू रखते हैं 2 × H कितना अपना? H है जी 2, L कितना है? 6, B कितना है? 4। ठीक है। तो ये हो गया जी अपना 2 दूनी 4 इंटू 6 + 4 कितना हो गया? 10, यानी कि 40 मीटर स्क्वायर। बस में आगे अगले पे आ जाओ। 24वां क्वेश्चन क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छा चुना जाता है, इसके स्वर अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब समझो कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल शब्द कितने होते हैं? ABCD ऐसे करते करते 26 होते हैं, है ना। और उसमें से बताना है कि उसमें से ना हमने एक एक लेटर ऐसे ही चुन लिया, एक अल्फाबेट ऐसे ही चुन लिया। अब मुझे बताना है कि वो एक वावल होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? वावल होते हैं 5, AEIOU। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5, AEIOU। इंग्लिश में तो 5 ही स्वर होते हैं ना, हिंदी में तो ज्यादा होते हैं, ए आ ई ऐसे करते करते 5। ठीक है। तो हमें निकालनी है प्रायिकता किसकी? स्वर अक्षर होने की, स्वर अक्षर की, स्वर अक्षर की। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/26 हो जाएगी। भाई स्वर तो 5 है, कुल 26 है, तो 5/26 इसकी प्रायिकता हो गई। कि जब मैं उसमें से कोई भी एक लेटर रैंडमली चुनूंगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/26 है। ठीक है। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25वां। देखो क्या बोल रखा है कि दो संख्याओं 16 और 28 का लस 112 है, इसका मस ज्ञात करो। मतलब आपको एलसीएम दे दिया, कह दिया कि इनका एलसीएम 112 है, इनका आप एचसीएफ ज्ञात करो, है ना। अब हमें एक फॉर्मूला याद था क्या? कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। इसका यूज करेंगे, हम कह देंगे हम जानते हैं कि, बेशक ना जानते हो बस लिख देना कि भैया एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। अगर जिन नंबर्स का मैं एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहा हूँ ना, अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं
तो वो मल्टीप्लाई बराबर होती है किसके? उनके एलसीएम उनके एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एलसीएम कितना अपना 16 गुणा एचसीएफ कितना अपना 28। तो 16 गुणा 28 बराबर हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? अ, अच्छा ठीक है, मैंने गलत लिख दिया भाई, मेरे को लगा ये एलसीएम एचसीएफ, नहीं। एलसीएम कितना है 112 है, गुणा एचसीएफ तो आपको पता नहीं है, वो तो निकालना है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्याएं हैं, इनका मल्टीप्लाई 16 गुणा 28 है ना। अब 112 गुणा में है, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा 16 गुणा 28 बटे में 112। तो ये हो गया जी आपका, काट लो, दो एकम दो, दो चुका 8, दो पंजा 10, दो छके 12, वो काट लो, दो सता 14, दो दूनी 4, दो अठे 16, सात चुका 28, चार चुके 16, यानी एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। बात समझ में आ गई? 26वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रखा है कि 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब रैंडमली, बिना अपने ने कोई उसके अंदर ऐसा नहीं कि चीटिंग करके जानबूझ के कोई फेवर किया हमने किस बल्ब का, ऐसा नहीं, बिना वैसे हाथ डाला, कौन सा भी फंसा वही निकाल दिया। ठीक है, निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आज को आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। 30 बल्ब के समूह में से 5 बल्ब खराब है ना, तो हम कह देंगे कि भाई खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्ब कितने हमारे पास? 5 है, और कुल बल्ब कितने हैं? 30 है। कुल बल्बों की संख्या 30। तो हमें निकालनी है प्रायिकता किसकी? खराब बल्ब निकलने की। खराब बल्ब निकलने की, खराब बल्ब निकलने की क्या बतानी है हमें? प्रायिकता बतानी है। तो खराब बल्ब हैं कितने? 5, और कुल बल्ब कितने हैं? 30। तो प्रायिकता होगी 1/6। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस समझ में आ गई क्या? अब आ जाओ जी 27वें क्वेश्चन पे। ये 27वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी इंटू सी डी बराबर होगा बी सी इंटू सी ए। क्या मतलब इसका? देखो, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें सी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी सी, जिस पर सी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब बोल दिया कि सी डी जो है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। सी डी, ए सी डी ऐसे होगा, ये जो सी डी है ना ये परपेंडिकुलर दे रखा है किस पर? ए बी पर। ए बी पर ही बनाया मैंने, है ना। हमें सिद्ध करना है कि ए बी इंटू सी डी, ए बी, ए बी, ए बी इंटू सी डी, सी डी, ए बी इंटू सी डी बराबर प्रूफ करना है किसके? बी सी इंटू सी ए, बी सी, बी सी इंटू सी ए। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो एक तो छोटी त्रिभुज आ रही है, जब हम कर रहे थे ना ए बी इंटू सी डी और बी सी इंटू सी ए, तब तो ये तो एक तो ये त्रिभुज आ रही थी हमारे पास, है ना, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर ही आपको बी सी मिलेगा और इसका अंदर ही आपको सी डी मिल जाएगा, है ना। और एक पूरी त्रिभुज आई थी, ये पूरी की पूरी, ये पूरी त्रिभुज ऐसे। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस छोटी त्रिभुज को, ये जो ब्लू कलर से की है, इसको आपको इस पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप करना पड़ेगा पहले। जैसे आप इसको समरूप कर देंगे अपने आप आ जाएगा, है ना। ये आपकी वो है, एक्सरसाइज 6.5 में आपने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों त्रिभुजों को लेता हूँ, इस त्रिभुज को भी ले लेता हूँ और इस पूरी बड़ी त्रिभुज को भी ले लेता हूँ।
ठीक है। वैसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का है ना मेरे ख्याल से? तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो थ्योरम, बस हाँ, डायरेक्टली लिख सकते हैं चलो। फिर डायरेक्टली लिखने में यार थोड़ी-सी समस्या आएगी। डायरेक्टली मत लिखो, करवा ही देते हैं। आप क्या करना, आपको याद हो मैंने उस टाइम कराया था, तो किसी भी एक एंगल को एक्स मान लो, लेट्स से इसको मैंने एक्स मान लिया। अब अगर ये एक्स है, तो क्वेश्चन में हमने देखा कि ये 90 है ना? अब अगर ये एक्स है, ये 90 है, तो ये कितना रह गया? ये हो गया जी 90 माइनस एक्स, 90 माइनस का एक्स हो गया। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि देखो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना तो 180 आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा ना, तो 180 आएगा। ठीक है? अच्छा जी, अब ये कितना है हमारे पास? 90 है। अब अगर ये 90 माइनस एक्स है, इतना भाग 90 माइनस एक्स है, तो इतना भाग कितना बच जाएगा आपका? टोटल 90 था ना अपना ये? टोटल कितना था? 90 था। अब अगर ये इतना भाग, सिर्फ़ इतना भाग 90 माइनस एक्स है, तो ये भाग कितना बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ 90 होना चाहिए ना, तो 90 माइनस एक्स तो है ही, एक्स बच जाएगा। ठीक है, आपको अभी ये थोड़ा-सा अलग लग रहा होगा। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे ना, 6.5 के नहीं देखे, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग लगेगा ही लगेगा। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि यार आप पूरे साल पढ़े नहीं और लास्ट-लास्ट में कह दें कि यार मुझे एक पेपर में सब कुछ आ जाए। ऐसा नहीं होता। ये जो पूरे साल पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा पागल थोड़ी हैं। समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन उस टाइम कराया गया था। अगर आप देखना चाहें, इसके बारे में समझना चाहें, अभी टाइम तो है नहीं आपके पास वैसे तो, लेकिन 6.5 एक्सरसाइज कराई गई थी इसमें, है ना? तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा मत सोचना कि 6.5 एक्सरसाइज देख लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ऐसा मत करना, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम कम है ना। टाइम ज़्यादा होता तब तो कर भी लेते हैं। ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा जी, अब ये 90 है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। हमने ऐसे करके माना था। अब देखो, हम क्या कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी डी, ये जो ट्रायंगल है, ये इस पूरी ट्रायंगल के समरूप है ना? डायरेक्टली लिख दो ट्रायंगल, पहले ये नाम लिख दिया ऐसे, फिर लिख दो ट्रायंगल बी सी डी समरूप है किसके? इस पूरी ट्रायंगल का। पूरी ट्रायंगल का नाम कैसे दोगे? वो इसके अकॉर्डिंग दोगे। बी क्या है हमारे पास? 90 माइनस एक्स। पूरी ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कहाँ पे है? पूरी ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स बी पर ही है। ठीक है? अच्छा जी, सी क्या है हमारे पास? सी है जी हमारे पास एक्स, है ना? इस ट्रायंगल की बात करूँ तो एक्स है। पूरी ट्रायंगल में एक्स कहाँ पे है? ए पर है, तो ये हो जाएगा बी ए सी। बात समझ आ गई? इस ट्रायंगल का डी अगर आप देखोगे तो 90 है, और पूरे ट्रायंगल में सी देखोगे आप, पूरा सी देखोगे तो 90 है। यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। रीज़न लिख देना, क्या? कि जब हम समकोण से कर्ण पर लंब ढालते हैं, तो लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं और पूरी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। इस बात को लिख देना। जब हम जब हम समकोण से समकोण से कर्ण पर क्या ढालते हैं? लंब ढालते हैं। लंब ढालते हैं, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज, ये जो दोनों दोनों साइड में त्रिभुज बन रहे हैं ना, आपस में भी समरूप होते हैं। आपस में भी समरूप होते हैं, ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे और पूरी त्रिभुज के भी समरूप होंगे। मतलब ये ब्लू वाली त्रिभुज पूरी त्रिभुज के समरूप ही होगी, ये व्हाइट वाली त्रिभुज ये भी पूरी त्रिभुज के समरूप होगी। आपस में भी समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, और पूरी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। पूरी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, के भी समरूप होते हैं। इस बात को हमने लिख दिया। बस समझ में आ गई? अच्छा जी, अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हमने ये बात लिख दी। ठीक है, अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। मतलब बी सी बटा बी ए बराबर होगा किसके? सी डी बटा ए सी के, सी डी बटा ए सी के। और ये बराबर किसका होगा? बी डी बटा बी सी के, बी डी बटा बी सी के। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए बी इंटू सी डी। ए बी कहाँ है भाई? ए बी ये रहा। सी डी कहाँ है आपकी? ये रही। बराबर बी सी इंटू सी ए। बी सी का अपना ये रहा, सी का अपना ये रहा। यानी इन दोनों को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों बराबर है ना। तो अगर आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इंटू ए सी, बी सी इंटू ए सी बराबर हो जाएगा किसके? बी ए इंटू सी डी के, बी ए इंटू सी डी के। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली लिख लो, ए बी इंटू सी डी। इसको बी ए को ए बी लिख सकता हूँ ना, और बी सी को बी सी ही लिखा गया है। ए सी को सी ए लिख दिया मैंने, बी ए को ए बी लिख दिया, और सी डी को सी डी ही लिखा दिया। और यही आपको प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया, लिख दिया ना लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, इत्ती सिद्धम, दोनों बातें सही हैं। समझ में आ गई क्या? अब देखो जी आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि सोल्व करना है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। और हाँ, बस इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना विलोपन विधि का यूज़ करूँगा, लिख दूंगा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, घटा देते हैं, माइनस प्लस प्लस, निशान चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या, 3 और 4 7y बराबर 11 प्लस 24 4 1 5 35। वाई की वैल्यू आ गई 35 बटे में 7, 7 पंजा 35, वाई की वैल्यू आ गई 5। वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आपकी, समीकरण 1 है ये क्या, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसके अंदर रख दो y का मान, दैट इज 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान 5 बराबर 11। ये हो गया 2x प्लस 15 बराबर 11। कुछ गलती तो नहीं की अपने ने? हाँ ठीक है, तो ये हो गया 2x बराबर में 11 माइनस का 15, दैट इज 2x बराबर में माइनस का 4, और ये आ गया x के वैल्यू माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना? अब देखो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 29वां, 29वां क्वेश्चन देखो जी। थोड़ी सी लाइट तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो अब क्या बोल रखा है कि 1 प्लस कोस ए, और ये वाला जो लेफ्ट साइड है ना, इसको राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देख लो, ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जैसा होगा या फिर 6 क्वेश्चन है। तो ये आपका रूट लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इसको मैंने पहले ले लिया। ये है 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, यही है ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 1 प्लस कोस ए और रूट 1 माइनस कोस ए। अब कई मूर्ख तो पता क्या करते हैं, रूट से रूट काट देते हैं, ऐसे नहीं करता भाई। ठीक है ना? तो यह अगर ऐसे रूट लगाए तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इसका कर लो प्रमेयीकरण। किस तरीके से, इसमें लिख दो 1 प्लस कोस ए रूट में 1 माइनस कोस ए, ऐसे है ना। तो वैसे तो बिना रूट तोड़े भी काम चल सकता था, बिना रूट तोड़े भी आपको करा देता हूँ, ये आसान पड़ेगा, ये वाला तरीका आसान पड़ेगा जो मैं कराऊंगा ना। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बस कई को समझ में नहीं आता इतनी जल्दी, कईयों को आ जाता है। देखो अब क्या करना है आपने, इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, अब मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ, 1 प्लस कोसे, 1 माइनस कोसे के साथ, 1 माइनस कोसे के साथ तो मल्टीप्लाई कर दो, और 1 माइनस कोसे के साथ डिवाइड कर दो, ऐसे। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो गया, बटे में यहाँ पे देखोगे तो ए माइनस कोस, 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, तो यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ऊपर वाला देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये तो अपना साइन स्क्वायर नहीं होता, फॉर्मूला है हमारे पास, बटे में क्या है 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट इसके ऊपर भी है, रूट इसके ऊपर भी है, दोनों स्क्वायर में है। अब इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे साइन ए
अपॉन में 1 माइनस कोस ए इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, हमें किसके बाद प्रूफ करना था? कोसिकेंट ए प्लस कोटेक है ना। अच्छा जी, कैसे करेंगे आप? कोसिकेंट ए प्लस कोटेक है, कोसिकेंट तो साइन का उल्टा होगा ना। 2 मिनट सोचने दो, कैसे करें कैसे ना करें। हम्म ठीक है, वैसे तो इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इसको कैसे करूँगा मैं? अच्छा ठीक है, अब इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, आए नहीं ना आंसर इससे, तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करते हैं आपको। इस तरीके से आ तो नहीं रहा ना, आ जाता तो बात ही क्या थी। ये देखो जी, अब आप दूसरे तरीके से करेंगे। अब पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई की थी ना, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 प्लस कोस ए, अब आएगा आंसर 1 माइनस कोस ए। इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 प्लस कोस ए से, और उसी से डिवाइड कर देता हूँ, इसी से। बस समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो जी आगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखोगे तो 1 माइनस कोस ए, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और जो कि होता है साइन स्क्वायर है ना, उल्टा हो गया ना आपकी बार। तो ये हो गया जी अपना रूट, इसको मैं इकट्ठा लिख दूँ, 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया ये 1 प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब जो साइन है ना वो अलग अलग करके आ सकता है, साइन है इसके साथ भी भाग हो जाएगा। पिछली बार उल्टा आ रहा था, तभी मुझे पता चल गया था कि यार इसको है ना उल्टा कर देते हैं, सही याद आएगा। ये हो जाएगा कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो 1 बाय साइन ए तो कोसिकेंट ए होता है, और कोस ए बाय साइन ए क्या होता है? कोस बाय साइन कोट ए होता है। तो ये आपको चाहिए था, ये आपका आ गया। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि मैं भी पहली बार निकाल रहा हूँ, मैंने थोड़ी ना एक पेपर पहले निकाल रहा है, अभी आपके सामने निकाल रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को पहले आप रफ में निकाल के देख लेना, कभी आप फेयर में निकाल लो और फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाए एग्जाम में, काटा पिटाई कम से कम करनी है ना। देखो जी क्या बोल रखा है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लाल रंग के बादशाहों की संख्या, लाल रंग के बादशाह होते कितने हैं? लाल रंग का लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं पता है? लाल रंग के बादशाह होते हैं दो, एक तो हो गया पान का और एक हो गया अपना ईंट का। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हैं जी 52। तो प्रायिकता, तो प्रायिकता किसकी बतानी है? लाल रंग के बादशाह की, लाल रंग के बादशाह की, जिसकी प्रायिकता बताना चाहते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला होता है कि वो कुल कितने हैं। लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता बतानी है ना, तो लाल रंग के बादशाह हैं कितने? दो, और टोटल कितने हैं? 52। तो प्रायिकता आ गई 1/2 दूनी 4, 1/26, ये प्रायिकता आ गई। समझ में आ गई? अब देखो जी आप आगे, ये हो गया। अब रह गए हमारे पास 5 क्वेश्चन, इसमें से 4 करने हैं आपने, लेकिन 5 के 5 कराएंगे ना आपको, तो आपको 4 करने हैं एग्जाम में। अभी तो यहाँ पे तो 5 सारे के सारे कर लो, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि से हल करना है, इसके ग्राफ बना के इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x-3y-7 = 0, x + 4y-6 = 0। अब ग्राफ प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, बट इसको थोड़ा सा बदल लेता हूँ, ग्रेड पेपर ले आता हूँ मैं। अब ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे लिख दूंगा 5x - का 3y - का 7 = 0।
ठीक है। अब क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो प्रॉपर्ली आपको करके दिखाना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ ऐसे, ऐसे बॉक्स बना लिया। और बॉक्स से भी क्या होता क्योंकि नंबर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या होता है, प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा। बॉक्स बना सकते हो, बॉक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर अब क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से लिख के दिखाएँगे। कैसे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखते जाएँगे, वाई की वैल्यू निकालते जाएँगे, ठीक है? तो लेट्स से कि मैं एक्स की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, एक्स का मान 1 रखने पर, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा, तो क्या आ जाएगा, 5 × 1 माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गया अपना 5 - 3y माइनस का 7 बराबर 0। ये हो गया 5 - 7 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 3y बराबर 0। ये हो गया जी अपना माइनस का 3y बराबर, माइनस का 2 वहाँ जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, y की वैल्यू आ गई 2/-3। ये पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंटों को ग्राफ पे दिखाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो एक काम करते हैं, एक्स बराबर 1 नहीं रखता, 1 रखने पे पॉइंटों में आ रहा है ना, तो कुछ और रख के देखता हूँ, ठीक है ना। ये पहले आप रफली करके देखना है आपने, कभी आप ऐसे लग जाओ फिर कटिंग होगी बार बार। अगर तुम 2 रखोगे तो हो जाएगा 10, हाँ 2 रखने पे आ जाएगा, ठीक आएगा। ये हो जाएगा 5x - 3y माइनस का 7 बराबर 0। 2 रखोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। 10 में से 7 गया, 3 माइनस का 3y बराबर 0। 3 को उस तरफ ले जाओ, माइनस का 3y बराबर 0 माइनस का 3, माइनस का 3y बराबर आ गया माइनस का 3, और y की वैल्यू आ गई -3/-3 दैट इज़ 1। यानी x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। समझ में आ गई? तो एक पॉइंट ये हो गया 2,1, 2,1, ठीक है ना, 2,1 हो गया। चलो ठीक है, एक पॉइंट और ढूंढ लो, एक पॉइंट और ढूंढ लेते हैं इसमें। तो कहाँ लिखूँ मैं, इसके साइड में ही लिख देते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, साइड में आप वो बना लेंगे ना, दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ही होगी। अच्छा जी, अब x बराबर कुछ और रख लो। अगर तुम 3 रखोगे तो 15 में से 7 गया, 8 बचेगा, फिर भाग करना मुश्किल हो जाएगा। y की वैल्यू भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि y की वैल्यू नहीं रख सकते, y की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मैं x की रख रहा हूँ, ठीक है। 4 रखोगे तो 5 चौका 20 में से 7 गया, ये हो जाएगा अपना 13, 13 भी 3 से भाग नहीं होगा। 5 बचो 25 में से 7 गया, 25 18 हो जाएगा, 18 भाग हो जाएगा ना 3 से, हाँ ठीक है। 25 5 रखो इस पे, 5 रखने पर, तो जब तुम x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, जगह नहीं बची ना मेरे पास। तो जब तुम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख के इसको सोल्व करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, आप प्रॉपर लिखना यहाँ पे। जब तुम यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 5 25, 25 में से 7 गया 18, 18 उस तरफ जा करके माइनस का 18 होगा। हाँ, तो 3 छः 18, y की वैल्यू 6 आएगी, आप प्रॉपर्ली लिख लेना, क्योंकि मेरे पास अभी जगह यहाँ पे बची नहीं, ठीक है ना। तो जब तुम x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक तो हो गया 2,1, इसको लिख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट बना के 2,1, एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया 5,6, 5,6, ये 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ करके एक लाइन बनेगी, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो निकल गए इस इक्वेशन के। अब तुम्हें इस इक्वेशन के भी पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकाल लेंगे, ये हो गया जी आपका x + 4y माइनस का 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू कुछ रख लो, लेट से x बराबर रख लेता हूँ मैं, अगर 1 रखूँगा तो क्या आएगा, 1 - 6 5, फिर भाग करना मुश्किल हो जाएगा। x की वैल्यू 0 रखूँगा तो तब भी भाग करना मुश्किल है, 2 रखूँगा तो 2 - 6 ना, 2 रख लो, 2 रखने पर, तो जब तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी देखें, x + 4y माइनस 6 बराबर 0। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 + 4y माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हो गया जी आपका 4y, 2 - 6 कितना होता है, माइनस का 4 बराबर 0। तो ये आ गया 4y बराबर -4 वहाँ पे ले जाओ 4, y की वैल्यू आ गई आपकी 4/4, कट के आ गया 1। तो जब तुमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई,
तो ये आपका यहाँ से एक और पॉइंट निकल गया, क्या 2,1। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही है, वाह, यानी हमारा आंसर 2,1 ही आएगा। चलो अब हम रखेंगे एक्स की वैल्यू कुछ और, लेट्स से मैं एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ 3 रखूँगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 6 भाग करना मुश्किल हो जाएगा, 4 4 में से 6 गया, माइनस का 2 5 6 रख लो एक्स के वैल्यू 6 रख लो, कट जाएगा ना ये 6 रखने पर। जब तुम एक्स के वैल्यू 6 रख के इसको सोल्व करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी पता है, अभी आपको करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि जगह नहीं बची है मेरे पास, प्रॉपर्ली करके रखना है ना। एक्स के वैल्यू जब तुम 6 रखोगे तो 6 में से 6 जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y बराबर 0, यहाँ लिख देता हूँ 4y बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू आ गई 0/4, वाई की वैल्यू आ गई 0। इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख देना, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी जब तुमने एक्स की वैल्यू 6 रखी, एक्स की वैल्यू 6 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी यहाँ से तुम्हें दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है, ऐसे डब्बा बना के कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का है इसलिए मैंने डब्बा बना के नहीं किया, थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली करके दिखा दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया, ये एक लाइन, इसकी एक लाइन बनेगी, इसकी एक लाइन बनेगी। अब ग्राफ पे लाइन बना के दिखा देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा साइड ले जाता हूँ मैं इसको, यहाँ तक नोट कर लेना एक बार। देखो अब ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, प्रॉपर्ली ग्राफ बनाना आपने, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो फिर आप कॉपी पे बनाइएगा, साफ साफ इसके नीचे बनाइएगा, ये जो पोर्शन आपने लिखा ना इसके नीचे। अब देखो एक पॉइंट आपका, इन पॉइंट्स को लेते हैं पहले तो आप, 2,1 5,6, एक्स के वैल्यू 2 वाई के वैल्यू 1, ये रहा, एक्स के वैल्यू 5 वाई के वैल्यू 6, 3 4 5 1 2 3 4 5 6, 5,6 ना, 5,6। ठीक है ना, कभी आप इन दोनों को ले लो, ऐसे गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये इक्वेशन सोल्व की ना, उसके बाद ये इक्वेशन सोल्व करी, तो ये इक्वेशन जब सोल्व की तो ये जो पॉइंट आए हैं पहले इनको ले लिया तुमने, 2,1 5,6, 2,1 तो ये हो गया, 5,6 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 1 2 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ध्यान से लगाना, गलती हो जाएगी कभी कभी, ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, तो जब तुम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ोगे तो ये लाइन बन गई। ये लाइन किसकी इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है जी 5x माइनस का 3y बराबर -7 बराबर 0। बस समझ में आ गई। चलो जी अब बनाते हैं ये वाला पॉइंट, 2,1 6,0, 2,1 तो यहीं आ गया, 6,0 तो 3 4 5 6, ये 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, मतलब अच्छी तरह जोड़ना स्केल से, ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ दिए भाई। ठीक है, अब आपने सोल्व ग्राफिकली सॉल्व करना है ना, अब जहाँ पे कटे वो इसका आंसर होगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1, x की वैल्यू अगर 2 रखने पर y की वैल्यू 1 रखेंगे ना तो वो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, दोनों के दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देगी। तो हम क्या भी देंगे यहाँ पे, अतः यहाँ लिख देता हूँ, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब जब ग्राफ बना रहे हो है ना, तो यहाँ पर साइड में जो ग्राफ तुमने बनाया, ग्राफ पेपर के साइड में यहाँ पे तुम पैमाना लिख सकते हो, पैमाना, कि तुमने पैमाना क्या लिया है, समझो, पैमाना तुमने क्या लिया है कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको तुमने 1 यूनिट के ही बराबर लिया है ना, जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे 1 यूनिट के बराबर लिया है। जैसे मान लो तो कई बार आप क्या करते हैं 5 10 15 ऐसे लिख लेते हैं, तो उस टाइम में लिखना होता है 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट के बराबर, लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर लिया है, तो मैं लिखूंगा पैमाना है जी हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ऐसे लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा, इसको डब्बे में बना करके इसको साइड में कोने में सजा दे देना, ऐसे प्रॉपरली साफ साफ कोने में से सजा देना, ये आ जा भाई, ऐसे यहाँ पे सजा देता, समझ में आ गई, ऐसे प्रॉपरली। तो अब ये जो आंसर आया ना आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आया। ठीक है, ऐसे करके आओगे तो अच्छा रहेगा। अब हो गया आपका आंसर, ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस का 3 माइनस का 7, ठीक है, 2 और 1 2 और 4, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर चेक कर रहा था ना मैं तो।